हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हैंडबुक ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर, जो कि आपके ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हॉर्टिकल्चर जो शब्द है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो हॉट प्लस कल्चर से मिलकर बना है, हॉरी प्लस हॉर्ट से मिलकर बना है, या फिर हॉर्टस प्लस कल्चर से मिलकर बना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि हॉर्स प्लस कल्चर से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? हॉर्स प्लस कल्चर से। ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आईसीएमआर के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता जो है वह सही विकल्प कौन सा होगा। तो अनाज 475 ग्राम, दाल 80 ग्राम, फल का 120 ग्राम, यानी कि सेवन करना चाहिए। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आईसीएमआर के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता का सही जो विकल्प है तो क्या है? दूध का 300 ग्राम, शर्करा का 40 ग्राम, सब्जी का 300 ग्राम सेवन करना चाहिए, जो कि आईसीएमआर के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता रहती है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में फल विज्ञान के जो पितामह हैं वो कौन माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं आपके कौन? के.एल. चड्ढा माने जाते हैं। भारत में फल विज्ञान के जो पितामह हैं वो कौन माने जाते हैं? तो के.एल. चड्ढा माने जाते हैं। ओके। सिक्स क्वेश्चन कि विश्व में फल विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वह कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उद्यान विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? तो उद्यान विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वह है आपके कौन? डॉक्टर विलियम कैरी। कौन है उद्यान विज्ञान के जनक? तो डॉक्टर विलियम कैरी हैं, जो कि उद्यान विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ओके। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में उद्यान विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं, भारत में उद्यान विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वह कौन है? तो एम.एच. मैरीगोडा है। कौन है भारत में उद्यान विज्ञान के जनक? तो एम.एच. मैरीगोडी है। ठीक है, मैरीगोविडा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अलग अर्थ फल विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं तो वह कौन माने जाते हैं? तो अलग अर्थ फल विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वह डी कैंडोल माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? डी कैंडोल। 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन फल क्लाइमेटिक फल हैं। तो आम अमरूद है जो कि क्लाइमेटिक होते हैं, पपीता नाशपाती भी है जो कि क्लाइमेटिक होते हैं, सेब केला भी है जो कि क्लाइमेटिक होते हैं। तो उपरोक्त सभी यानी कि सभी जो है वो सत्य हैं। कैसे? कि आम और अमरूद हो गया, पपीता नाशपाती हो गया, सेब और केला, ये सभी क्या है? जिन्हें पकाया जा सकता है। ठीक है। तो यानी कि पकाया जा सकता, तोड़ने के बाद में पकाया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? आपके क्लाइमेटिक कहलाते हैं। ओके। और नॉन क्लाइमेटिक कौन से होते हैं? जिन्हें तोड़ने के बाद में पकाया नहीं जा सकता। जैसे एग्जांपल थ्रो देखिए आपने, तो जैसे ग्रेप्स हो गए, ठीक है, ग्रेप्स हो गए, बेर हो गई, जिन्हें तोड़ने के बाद में पकाया नहीं जा सकता। ठीक है, क्या कहलाते हैं? नॉन क्लाइमेटिक। और जिन्हें तोड़ने के बाद में पकाया जा सकता है वह क्या कहलाते हैं? आपके क्लाइमेटिक कहलाते हैं। ओके। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नॉन क्लाइमेटिक फल की श्रेणी में है। तो देखिए आप पूछ लिया गया है, आंवला अनार है, अंगूर बेर है, नींबू फल है, लीची है, तो ये सभी क्या है? नॉन क्लाइमेटिक है। और नॉन क्लाइमेटिक कौन से होते हैं? जिन्हें तोड़ने के बाद में पकाया नहीं जा सकता। ओके। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पोमोलॉजी जो शब्द है ना वह कौन सी भाषा का है। तो पोमोलॉजी जो शब्द है वह कौन सी भाषा का है? तो पोमोलॉजी जो शब्द होगा आपका वह कौन सी भाषा का? लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है? लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का है। ओके। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 30 नंबर क्वेश्चन में कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पोमोलॉजी में जो अध्ययन किया जाएगा तो किसका किया जाएगा? तो फलों का अध्ययन किया जाएगा। किसका अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी के अंदर? फलों का। ठीक है। वहीं बात करते हैं पोमोलॉजी जो है वो शब्द का निर्माण कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है। तो पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है फलों का, लेकिन पोमोलॉजी जो शब्द है ना वो निर्माण किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो देखिए किन दो शब्दों से मिलकर बना है। पोम प्लस लोगस से मिलकर बना है, पोम प्लस लोगी से बनकर बना है, पॉम्स प्लस लोगस से, या पोम प्लस लोगस से। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी पोम प्लस लोगी से बनकर जो शब्द मिलकर बना है ना वो पोमोलॉजी है। ओके। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए कि शाक 15 नंबर क्वेश्चन कि शाक झाड़ियों का अध्ययन करना कहलाता है। तो शाक झाड़ियों का जो अध्ययन करना जो कहलाएगा ना वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा आपका ऑर्बोरिकल्चर। ठीक है, ऑर्बोरिकल्चर कहलाएगा। शाक झाड़ियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑर्बोरिकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जैतून की पत्तियों में कौन सा रसायन पाया जाता है। तो जैतून की जो पत्तियां हैं उनमें कौन सा रसायन पाया जाएगा? तो उसमें रसायन जो पाया जाएगा वह है कौन? टर्पेनाइटाइन। ठीक है, टर्पेनाइटाइन जो है वो जैतून की पत्तियों में रसायन पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि खजूर से शराब बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है।
खजूर है, यानी कि जो डेट पम है ना, उसे शराब बनाने वाला जो प्रथम राज्य है वह कौन सा है? तो प्रथम राज्य जो होगा वह कौन सा होगा? वह राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? और एक चीज ये भी याद रखना कि शराब का जो नाम है ना वो डिबिस है। कौन सा है? यानी खजूर से शराब बनाने वाला प्रथम राज्य है राजस्थान, और शराब का जो नाम है वो डिबिस है। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अनार के फल वृक्ष की रोपण दूरी कितनी है? तो अनार के फल वृक्ष की जो रोपण दूरी है वह कितनी होगी? तो वह रोपण दूरी होगी 5 × 5 मीटर। कितनी होगी? 5 × 5 मीटर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 10 × 10 मीटर और 8 × 8 मीटर और 6 × 6 मीटर कौन से फल की यानी डिस्टेंस रखी जाती है, यानी दूरी कौन से फल की रखी जाती है इसमें। ठीक है, यानी कि अनार की तो रखी जाती है 5 × 5, और आप मुझे इन तीनों का कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पपीते के फल वृक्ष की रोपण दूरी कितनी रखी जाती है? तो पपीते के फल वृक्ष की जो दूरी रखी जाती है वह 2 × 2 मीटर रखी जाती है। ठीक है, और जो पूषा नन्ना है ना उसमें 1.25 × 1.25 रखी जाती है। ठीक है, पूषा नन्ना है उसमें 1.25 × 1.25 डिस्टेंस रखेंगे, और कितने पौधे लगते हैं? 6400 पौधे लगते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि पपीते के फल वृक्ष की रोपण दूरी कितनी रखी जाएगी? 2 × 2 मीटर। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम के अंदर जो पूछा जाता है क्वेश्चन वह पूषा नन्ना के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो कितनी रखी जाती है पूषा नन्ना में? तो 1.25 × 1.25, और कितने पौधे लगाए जाएंगे? 6400 पौधे। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन कि मिर्च में तीखापन किसके कारण पाया जाता है? तो मिर्च में तीखापन जो है, मैंने आपको जब मिर्च पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो मिर्च जब भी आप लोग खाते हैं तो मुंह से कैसी आवाज़ निकलती है? सी सी की आवाज़। तो मिर्च में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण। ठीक है, कैप्सेसिन के कारण तीखापन होता है। और लाइकोपिन यानी कि टमाटर के अंदर लाल रंग जो बनता है वो लाइकोपिन बनता है। ठीक है, और 30 डिग्री सेल्सियस पर लाइकोपिन रंग बनना बंद हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि प्याज में जो तीखापन है ना वो किस तत्व के कारण पाया जाता है? तो प्याज में जो तीखापन पाया जाएगा वह किस तत्व के कारण पाया जाएगा? तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण, यानी कि प्याज में तीखापन पाया जाता है। और बात करते हैं डाइलाइल डाइसल्फाइड की, तो इसमें ये जो तीखापन पाया जाएगा ना वह लहसुन के अंदर पाया जाएगा। किसके अंदर पाया जाएगा? लहसुन के अंदर। याद रखिएगा कि जो डाइलाइल डाइसल्फाइड है वह लहसुन का होता है, और एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड है वह प्याज का होता है। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन कि करेले में कड़वाहट किस तत्व के कारण पाया जाता है? तो करेले में जो कड़वाहट जो पाई जाएगी ना तो वह किसके कारण पाई जाएगी? तो वह पाई जाएगी मेम्ब्रिडिकोसाइट के द्वारा। किसके कारण करेले में कड़वाहट पाई जाएगी? मेम्ब्रिडिकोसाइट के द्वारा करेले में कड़वाहट पाई जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कॉल फसलों में तीखापन किसके कारण मिलता है? तो कॉल फसलों में, यानी जो आपके कॉल फसलें होती हैं ना, कॉल फसलें कौन सी? जैसे आपकी जैसे बंद गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, ठीक है, ब्रोकली हो गया, ये सभी क्या है? आपकी कॉल क्रॉप्स हैं। तो इसमें जो तीखापन पाया जाएगा ना वह किसके कारण पाया जाएगा? तो वह पाया जाएगा डाइमिथाइल ट्राइसल्फाइड के कारण। किसके कारण पाया जाएगा? डाइमिथाइल ट्राइसल्फाइड के कारण, यानी कि कॉल फसलों में तीखापन पाया जाता है। ठीक है, जैसे प्याज के, यानी कि जो मिर्च खाते हैं हम तो उसमें तीखापन पाया जाता है कैप्सेसिन के कारण। प्याज के अंदर तीखापन पाया जाता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। लहसुन में तीखापन पाया जाता है डाइलाइल डाइसल्फाइड के कारण। वही बात करते हैं कॉल फसलों में जो तीखापन पाया जाता है तो डाइमिथाइल ट्राइसल्फाइड के कारण पाया जाता है। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 24 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि मूली में चरपराहट का कारण है। तो मूली में जो चरपराहट होगा ना वह किसके कारण होगा? तो मूली में चरपराहट होगा आइसोथायसाइनाइड के कारण। किसके कारण होगा? मूली में चरपराहट आइसोथायसाइनाइड के कारण। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 25 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि तेलों में पीलापन किसके कारण पाया जाता है? कि तेलों में जो पीलापन है ना वह किसके कारण पाया जाता है? तो ऑक्सीकरण के कारण पाया जाता है, गैलिक अम्ल के कारण पाया जाता है, केराटिनोइड्स के कारण पाया जाता है, या क्रोमोप्लास्ट के कारण पाया जाता है? तो जो तेलों के अंदर तीखापन पाया जाएगा वह केराटिनोइड्स के कारण पाया जाएगा। किसके कारण पाया जाएगा? केराटिनोइड्स के कारण। ठीक है, तेलों में पीलापन जो पाया जाता है ना वह केराटिनोइड्स के कारण पाया जाता है। किसके कारण? केराटिनोइड्स के कारण। ओके,
26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बैंगन काटने पर भूरा रंग किस कारण होता है। तो बैंगन के जो काटने पर जो भूरा रंग होगा ना, वह किसके कारण होगा, तो पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज के कारण होगा। ठीक है, किसके कारण होगा बैंगन काटने पर भूरा रंग, तो पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज के कारण। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फलों में शीतोष्ण फल जो है वह कौन सा है। तो फलों में शीतोष्ण जो फल है ना, वह कौन सा होगा आपका, तो नाशपाती है जो कि शीतोष्ण फल है। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से उपोष्ण जलवायु का जो फल है वह कौन सा है। तो संतरा है जो कि उपोष्ण जलवायु का फल है। 29 नंबर क्वेश्चन कि बाग लगाने की सबसे प्रचलित जो विधि है ना, वह कौन सी है। तो प्रचलित विधि के अंदर जो प्रचलित विधि है वह वर्गाकार विधि है। बाग लगाने की सबसे प्रचलित विधि है वह कौन सी है, वर्गाकार विधि। और ये आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2014 के अंदर और डब्ल्यू एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया है। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऊबड़ खाबड़ भूमियों में बाग लगाने, यानी कि ऊबड़ खाबड़ जो भूमियां है ना, उसमें बाग लगाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो वह विधि कौन सी होगी, तो वह विधि होगी यानी कि कंटूर विधि और समूच विधि होगी। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ जो भूमियां होती है ना, उसमें बाग लगाने की सर्वोत्तम जो विधि होती है वह कौन सी होती है, तो कंटूर विधि और समूच विधि होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों ही राइट है। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे। 31 नंबर क्वेश्चन में कि षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में कितने प्रतिशत पौधे लगते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। हर बार अदर जो भी कोई एग्जाम होते हैं तो उसमें बहुत बार पूछा जाता है। तो कौन सा होगा राइट आंसर हमारा, तो वह होगा बी ऑप्शन, यानी 15% पौधे यानी कि अधिक लगाए जाते हैं षटभुजाकार विधि के अंदर। ठीक है, वर्गाकार विधि की तुलना में। 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बाग लगाने की किस विधि में पूरक पौधे लगाया जाता है। तो बाग लगाने की किस विधि में पूरक जो पौधे लगाए जाते हैं ना, तो वह विधि कौन सी होती है आपकी, तो वह विधि होती है आपकी क्वीनएक्स विधि। ठीक है, कौन सी होती है, क्वीनएक्स विधि। ओके, 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 33 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि मीडो विधि का संबंध निम्न में से किस फल से है। तो मीडो विधि का जो संबंध है ना, वह किससे है, तो किस फल से है, तो वह होगा अमरूद से। किससे होगा, अमरूद से, यानी मीडो विधि का संबंध निम्न में से किस फल से है, तो वह है अमरूद से। किससे होगा, अमरूद से। 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पादप हार्मोन की जो खोज है ना, वो किसने की थी। तो पादप हार्मोन की जो खोज है वह की थी जूलियन वॉन सॉक्स ने। ठीक है, किसने की थी पादप हार्मोन की खोज, तो जूलियम वॉन सॉक्स ने की थी। किसने की थी, जूलियम वॉन सॉक्स ने। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 35 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि पादप हार्मोन शब्द किसने दिया था। तो पादप हार्मोन जो शब्द है वह किसने दिया था, स्टर्लिंग ने दिया था। किसने दिया था, स्टर्लिंग ने। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि निम्न में से वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन जो है ना, वह कौन से हैं। तो निम्न में से वृद्धि बढ़ाने वाले जो हार्मोन होंगे वह कौन से होंगे, तो कौन से होंगे, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिबरेलिन है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा यानी कि ये सभी के सभी क्या हैं, वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन है। ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिबरेलिन है। तो ये सभी के सभी क्या हैं, वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है। तो वृद्धि रोधक जो हार्मोन होगा वह कौन सा होगा, तो वह होगा ABA, CC, ठीक है, और इथाइलिन। यानी कौन से होगा, यानी कि ABA, CC, इथाइलिन, ये सभी क्या है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन तो कौन से हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन है। ठीक है, और वृद्धि रोधक जो हार्मोन है ABA, CC, इथाइलिन, ये सभी क्या है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यानी डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 38 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि एपिकल बर्ड डोमिनेंस का संबंध जो है ना, वो किस हार्मोन से है। तो एपिकल बर्ड डोमिनेंस हार्मोन का जो संबंध है वह कौन से हार्मोन से है, तो वह है किससे, तो वह होगा किससे, तो वह होगा ऑक्सिन से। ठीक है, एपिकल बर्ड डोमिनेंस हार्मोन का जो संबंध है ना, वो किस हार्मोन से है, तो ऑक्सिन से है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि टिश्यू कल्चर तकनीक में कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं। तो टिश्यू कल्चर तकनीक में जो हार्मोन काम में लिया जाता है ना, तो ऑक्सिन है। कौन सा हार्मोन है, ऑक्सिन है। ओके, 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस पादप हार्मोन को प्लोनोफिक्स के नाम से जाना जाता है। तो निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है जो को प्लोनोफिक्स के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा होगा, तो वह होगा NAA। ठीक है, कौन सा होगा, NAA। ओके,
41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 41 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि इनमें से कौन सा हार्मोन पुष्पन क्रिया को नियंत्रित करता है। तो पुष्पन क्रिया को जो नियंत्रित करेगा ना वह कौन सा होगा, तो वह होगा आपका NAA। ठीक है, फोर्टी टू नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे 42 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन जो पादप हार्मोन व पादपनाशी दोनों का कार्य करता है। यानी कि पादप हार्मोन जो पादप हार्मोन व पादप शाकनाशी दोनों का कार्य करता है वह कौन सा है। तो वह कौन सा होगा आपका, तो वह होगा कौन सा IBA NAA 2,4-D साइकोसेल। तो कौन सा होगा, तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा, C ऑप्शन 2,4-D जो है, जो कि आपके पादप हार्मोन जो पादप हार्मोन व पादप शाकनाशी दोनों का कार्य करता है। ओके, 43 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल का व्यापारिक जो नाम है वह क्या है। तो इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल का जो व्यापारिक नाम होगा ना वह कौन सा होगा, तो वह होगा कौन सा, तो रूटेक्स और सेरोडेक्स जो है, जो कि इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल का व्यापारिक नाम है। ठीक है, तो D ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, रूटेक्स नाम से भी जाना जाता है, सेरोडेक्स नाम से भी जाना जाता है, जो कि IBA रिजल्ट निकालने में सहायक होती है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 44 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि फलों को बीज रहित बनाने के लिए छिड़काव किया जाता है। तो फलों को बीज रहित बनाने के लिए जो छिड़काव किया जाएगा ना तो वह किसका किया जाएगा, तो जिबरेलिन का किया जाएगा। किसका किया जाएगा, फलों को बीज रहित बनाने के लिए छिड़काव किया जाता है तो किसका, जिबरेलिन का किया जाता है। ओके, 45 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 45 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि पौधों में आनुवंशिक बोनेपन को दूर करने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं। तो पौधों में आनुवंशिक बोनेपन को दूर करने के लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग किया जाएगा, तो वह प्रयोग किया जाएगा किसका, जिबरेलिन का किया जाएगा। किसका किया जाएगा, जिबरेलिन का। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फलों की सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। तो फलों की सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए किस हार्मोन का छिड़काव किया जाएगा, तो वह किया जाएगा किसका, साइटोकाइनिन का किया जाएगा। किसका किया जाएगा, साइटोकाइनिन का किया जाएगा। ओके, 47 नंबर क्वेश्चन कि पौधों के कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन सहायक है। तो पौधों के कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन सहायक है, तो वह होगा कौन सा, तो वह होगा साइटोकाइनिन। कौन सा होगा, साइटोकाइनिन। पौधे के कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन सहायक होगा, तो साइटोकाइनिन होगा। कौन सा होगा, साइटोकाइनिन। ओके, 48 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पौधे में पर्णरंध्र खोलने व बंद होने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक है। तो पौधों में पर्णरंध्र खोलने व बंद होने में जो हार्मोन सहायक है ना तो वह होगा कौन सा, तो वह होगा यानी कि साइटोकाइनिन होगा। ठीक है, पौधों में रंध्र खोलने व बंद होने के लिए जो हार्मोन सहायक होगा ना वह आपका होगा साइटोकाइनिन। ओके, वह ABA। ठीक है, इंडोल ब्यूटेरिक। ठीक है, यानी साइटोकाइनिन होगा और ABA होगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस पादप हार्मोन के कारण रिच-मॉड लैग इफेक्ट पाया जाता है। तो निम्न में से किस पादप हार्मोन के कारण रिच-मॉड लैग इफेक्ट पाया जाता है, तो वह पाया जाएगा साइटोकाइनिन के अंदर। किसमें पाया जाएगा, साइटोकाइनिन के अंदर। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यानी कि स्ट्रेस हार्मोन जो है ना वो किस नाम से जाना जाता है। तो स्ट्रेस हार्मोन का जो नाम है ना वह होगा क्या, तो मैलिक हाइड्रोजाइड होगा, इथाइलिन होगा, साइकोसेल होगा या एब्सिसिक अम्ल होगा। तो D ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा गया है, चाहे वो आपका ACF एग्जाम हो, W एग्जाम हो, AO जेट सभी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जो जाना जाता है वो एब्सिसिक अम्ल है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 50 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्याज के भंडारण में अंकुरण को रोकने के लिए किस पादप हार्मोन का प्रयोग करते हैं। तो किस पादप हार्मोन का प्रयोग करेंगे, तो वो करेंगे किसका, यानी कि स्पूट स्टॉप का यानी स्पूट स्टॉप हो गया और मैलिक हाइड्रोजाइड हो गया। ठीक है, यानी कि स्पूट स्टॉप और मैलिक हाइड्रोजाइड जो है वो प्याज के भंडारण
में अंकुरण रोकने के लिए और पादप हार्मोन का जो प्रयोग किया जाता है वो मैलिक हाइड्रोजाइड तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ के साथ फूड स्टॉप भी है, जो कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के अंदर पूछा भी गया है। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन कि फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तो फलों को पकाने के लिए जो हार्मोन का जो प्रयोग किया जाएगा ना, वह कौन सा है, तो वह कौन सा होगा, इथाइलिन होगा। ठीक है। फलों को पकाने के लिए जो हार्मोन का जो प्रयोग किया जाता है ना, तो वह इथाइलिन होगा। ओके। 53 नंबर क्वेश्चन कि शुष्क खेतों में पौधों के लिए सर्वोत्तम जो पादप हार्मोन है वह कौन सा है। तो शुष्क खेतों में पौधों के लिए सर्वोत्तम जो पादप हार्मोन है ना, वह कौन सा होगा, तो वह होगा कौन सा, साइकोसेल होगा। कौन सा होगा, साइकोसेल होगा। ओके। 54 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से ऑक्सिन हार्मोन का पूर्वज जो है ना, वह कौन सा होगा। तो ऑक्सिन हार्मोन का पूर्वज जो है वह कौन सा होगा, तो वह होगा ट्रिप्टोफेन होगा। कौन सा होगा, ट्रिप्टोफेन होगा। ओके। 55 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फूल गोभी में होलो स्टेम पाया जाता है। तो फूल गोभी में जो होलो स्टेम पाया जाएगा वह पाया जाएगा मैग्नीज की अधिकता के कारण। किसके कारण पाया जाएगा, मैग्नीज की अधिकता के कारण फूल गोभी में होलो स्टेम पाया जाता है। ओके। 56 नंबर क्वेश्चन कि नींबू में डायबैक रोग जो है ना, वो किस पोषक तत्व की कमी के कारण पाया जाता है। तो नींबू में डायबैक रोग है वो किस तत्व की कमी के कारण पाया जाएगा, तो वह पाया जाएगा कॉपर की कमी के कारण। किसके कारण पाया जाएगा, नींबू में डायबैक रोग तो कॉपर की कमी के कारण पाया जाता है। ओके। फिफ्टी 57 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फूल गोभी में ब्राउनिंग पाए जाने का कारण क्या है। फूल गोभी में ब्राउनिंग जो पाए जाने का कारण जो है ना, वह कौन सा होगा, तो बोरोन की कमी होगा। कौन क्या होगा, बोरोन की कमी होगा। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पौधशाला को जीवाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पौधशाला को जीवाणु रहित करने के लिए जो प्रयोग किया जाएगा ना, वह किसका किया जाएगा, तो वह किया जाएगा यानी कि फॉर्मेलिन, एमिल डिक्लोपिरिड का या फिर लाल दवा का। तो यानी कि फॉर्मिल का भी, यानी कि पौधशाला में जीवाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, फॉर्मेलिन का, एमिडोक्लोप्रोपिड का या फिर लाल दवा का। तो इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता वो पौधशाला में जीवाणु रहित करने के लिए। ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 59 नंबर क्वेश्चन के अंदर यानी कि इसमें डी ऑप्शन नहीं होगा। 58 नंबर क्वेश्चन वापस देखिए कि पौधशाला को जीवाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पौधशाला को जीवाणु रहित करने के लिए फॉर्मेलिन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाएगा, फॉर्मेलिन का प्रयोग किया जाएगा। ओके। 59 नंबर जो क्वेश्चन है ना, यानी प्याज की नर्सरी कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है। तो प्याज की जो नर्सरी जो तैयार होगी ना, वह होगी 6 से 8 सप्ताह के अंदर। ठीक है। 6 से 8 सप्ताह के अंदर यानी प्याज की नर्सरी तैयार हो जाती है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 60 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि फलों की नर्सरी कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है। तो फलों की जो नर्सरी है वो कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है, 3 से 4 सप्ताह में। प्याज की नर्सरी कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है, तो 6 से 8 सप्ताह में। और पौधशाला को जीवाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फॉर्मेलिन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन कि छाछा बीमारी के नियंत्रण के लिए छिड़काव किया जाता है। तो छाछा बीमारी के अंदर यानी छिड़काव के लिए, छाछा बीमारी के नियंत्रण के लिए छिड़काव के लिए जो प्रयोग किया जाता है ना, वो किसका किया जाएगा, तो कैराथेन का किया जाएगा। किसका किया जाएगा, कैराथेन का किया जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सब्जियों की नर्सरी कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है। तो सब्जियों की जो नर्सरी है ना, वो कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है, तो 3 से 4 सप्ताह में। 3 से 4 सप्ताह में तो किसकी तैयार होगी, फलों की नर्सरी। और 4 से 6 सप्ताह जो होती है ना, वह होती है सब्जियों की। ठीक है। 3 से 4 आप फलों का याद रखिएगा और 4 से 6 पूछा जाए तो वो होगी सब्जियों की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 63 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके अंदर कि बाग लगाने की कौन सी विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में लगभग 2 गुना विधि यानी कि 2 गुना पौधे अधिक लगते हैं। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके अंदर, 63 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि बाग लगाने की कौन सी विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में लगभग दुगने पौधे अधिक लगते हैं। तो वो कौन सी विधि है जिसमें दुगने पौधे अधिक लगेंगे, तो वह कौन सी होगी, पंचभुजाकार, क्वीन एक्स, पूरक। तो ये सभी विधियां हैं जो कि इसमें यानी कि बाग लगाने की विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में यानी कि दुगने ही पौधे लगते हैं। ओके।
64 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बाग लगाने की त्रिभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में पौधे लगते हैं। तो बाग लगाने की त्रिभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में जो पौधे अधिक लगते हैं ना, तो वह विधि कौन सी होगी आपकी? तो वह विधि होगी कौन सी? 11% कम। ठीक है, यानी कि बाग लगाने की त्रिभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में पौधे जो लगते हैं ना, तो वह लगते हैं 11% से कम। ओके, 65 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 65 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि पौध लगाने के लिए मृदा में कितने गहराई तक कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए। तो बाग लगाने में 65 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पौध लगाने के लिए मृदा में कितने गहराई तक कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए। तो वो कितनी कठोर परत नहीं होनी चाहिए? तो कितनी नहीं होनी चाहिए? तो 0.15 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर या 6 मीटर। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 2 मीटर। यानी कि पौध लगाने के लिए मृदा में गहराई जो है ना वो कठोर परत नहीं होनी चाहिए, तो वो 2 मीटर तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नर्सरी तैयार करने के लिए मृदा सामान्यतः कितनी ऊंचाई तक उठी हुई होनी चाहिए। तो नर्सरी तैयार करने के लिए मृदा सामान्यतः कितनी ऊंचाई तक उठी हुई होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए कितनी? 10 से 15 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 10 से 15 सेंटीमीटर जो है वो ऊंची उठी हुई होनी चाहिए। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बगीचा लगाने के लिए मृदा का ढलान कितने प्रतिशत होना चाहिए। तो बगीचे लगाने के लिए मृदा का ढलान कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो वह होना चाहिए कितना? तो कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो बगीचे लगाने के लिए मृदा का ढलान कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो बगीचे लगाने के लिए मृदा का जो ढलान है वो कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो वह होना चाहिए 1 से 5%, 5 से 10%, 10 से 15% या 15 से 20%। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 67 के अंदर? तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 1 से 5% जो है वो बगीचे लगाने के लिए मृदा का ढलान होना चाहिए। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है 68 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि पौधे की पत्तियों पर पतली परत के रूप में जमी जो बर्फ है वह क्या कहलाती है। तो वह क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी आपकी पाला, तुषार, लू या ए बी दोनों। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन के अंदर डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्या कि जो पाला व तुषार जो है पौधे की पत्तियों पर पतली परत के रूप में जमी बर्फ कहलाती है। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब एक ही पौधे पर नर व मादा फूल अलग अलग स्थान पर उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। तो वह क्या कहलाएंगे आपके? जब एक ही पौधे पर नर व मादा फूल अलग अलग स्थान पर उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? द्विलिंगाश्री, मोनेसस, ए बी व दोनों ऑप्शन या फिर एक लिंगाश्री। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि जब एक ही पौधे पर नर मादा उपस्थित होते हैं ना, जब एक ही पौधे पर नर व मादा फूल अलग अलग स्थान पर उत्पन्न होते हैं ना, तो क्या कहलाते हैं? द्विलिंगाश्री व मोनेसस। ठीक है, क्या कहलाएंगे? द्विलिंगाश्री व मोनेसस। और एक साथ होते हैं तो एक लिंगाश्री कहलाएंगे। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है जब नर व मादा फूल अलग अलग पौधे पर उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन में तो हमसे पूछा गया क्या पूछा गया है जब नर व मादा फूल अलग अलग पौधे पर उत्पन्न होते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो वह क्या कहलाएंगे आपके? तो वह कहलाएंगे आपके क्या? डायोसिस या फिर एक लिंगाश्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डायोसिस या फिर एक लिंगाश्री। ओके, यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन में तो हमसे पूछा गया जब एक ही पौधे पर नर व मादा फूल अलग अलग स्थान पर उत्पन्न होते हैं तो क्या कहलाएंगे। तो द्विलिंगाश्री व मोनेसस। और 70 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जब नर व मादा फूल अलग अलग पौधे पर उत्पन्न होते हैं तो वह कहलाएंगे डायोसिस या फिर डायोसिस व एक लिंगाश्री कहलाते हैं। ठीक है।